नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल रवि LLB में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बौद्धिक संपदा अधिकार के विषय में जानकारी देने वाले हैं। और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आपको LLB, LLM, UPSC, PCHA, हायर जुडिशियल सर्विस से तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं बौद्धिक संपदा क्या है। मनुष्य शारीरिक मेहनत के द्वारा भौतिक संपत्ति का निर्माण करता है। उसी प्रकार व्यक्ति जब अपनी बुद्धि का प्रयोग कर किसी विशेष संपदा का निर्माण करता है तो उसे बौद्धिक संपदा कहा जाता है। बौद्धिक संपदा संपत्ति की एक श्रेणी है जिसमें मानव बुद्धि की अमूर्त रचनाएं शामिल हैं। बौद्धिक संपदा में पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, व्यापार चिन्ह आदि शामिल हैं। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग कर कोई आविष्कार करता है तो ये उसकी बौद्धिक संपदा है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति गाना गाता है, लिखता है अथवा कोई फिल्म की स्क्रिप्ट, कहानी, कविता या कोई शेर व शायरी लिखता है तो ये भी उसकी बौद्धिक संपदा माना जाएगा। इस प्रकार की संपदा भौतिक संपदा की श्रेणी में नहीं आती। ऐसी संपदा उस व्यक्ति ने अपनी बुद्धि का प्रयोग कर बनाया है, इसीलिए उस विशेष संपदा पर उस व्यक्ति का पूर्ण अधिकार होगा। उस खोज, आविष्कार, गीत, संगीत, कहानी, कविता आदि को उस व्यक्ति की बौद्धिक संपदा माना जाएगा और उस पर उस व्यक्ति का पूर्ण अधिकार होगा। बिना उसकी अनुमति के उस संपदा का इस्तेमाल करना कानूनी रूप से इस्तेमाल होगा। विभिन्न प्रकार की बौद्धिक संपदाओं की सुरक्षा और उसके प्रोत्साहन के लिए विभिन्न प्रकार के बौद्धिक संपदा सुरक्षा कानूनों को लागू किया गया है। अब हम बात करते हैं बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रकार के विषय में और सबसे पहले बात करेंगे हम कॉपीराइट की। कॉपीराइट म्यूजिक, आर्ट संबंधी ऐसे कामों को प्रोटेक्ट करता है जो स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया गया हो। कॉपीराइट का अधिकार रचनाकार का जीवन रहने तक और उसके बाद के 70 सालों तक सुरक्षित रहता है। किताबें, फिल्म रिकॉर्डिंग और वीडियो गेम जैसे कामों का कॉपीराइट होता है। सिर्फ कॉपीराइट होल्डर ही अपनी रचना को दोबारा प्रकाशित कर प्रॉफिट कमा सकता है। अगर वे चाहे तो इसके अधिकार को दूसरे को ट्रांसफर भी कर सकता है। अब बात करते हैं पेटेंट की। पेटेंट एक अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी बिल्कुल नई सेवा या तकनीकी प्रक्रिया, उत्पाद या डिजाइन के लिए प्रदान किया जाता है ताकि कोई उसकी नकल तैयार न कर सके। दूसरे शब्दों में पेटेंट एक ऐसा कानूनी अधिकार है जिसके मिलने के बाद यदि कोई व्यक्ति या संस्था किसी उत्पाद को खोजती है और या बनाती है तो उस उत्पाद को बनाने का एक अधिकार प्राप्त कर लेती है। पेटेंट आविष्कारकर्ता को यह अधिकार देता है कि कोई भी दूसरा व्यक्ति उसकी सहमति के बिना उस आविष्कार को अगले 20 वर्षों तक बना नहीं सकता, न इस्तेमाल कर सकता है और न ही बेच सकता है। पेटेंट कराने के बाद पेटेंट धारक को यह अधिकार होता है कि वे अपने आइडिया के आधार पर उत्पाद या सेवा को बाजार में लॉन्च करें या किसी दूसरे को ऐसा करने का लाइसेंस देकर पैसा कमा सके। अब बारी आती है ट्रेडमार्क की। ट्रेडमार्क किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की अलग पहचान बताने वाले शब्दों, नाम, सिंबल, आवाज या रंग को प्रोटेक्ट करता है। पेटेंट से अलग ट्रेडमार्क को हमेशा के लिए रजिस्टर्ड कराया जा सकता है। यह तब तक वैलिड रहता है जब तक कि इसका इस्तेमाल बिजनेस के लिए होता रहे। मिसाल के तौर पर कोका कोला की बोतल की शेप मॉडल ट्रेडमार्क के तहत प्रोटेक्ट किया गया है। ट्रेडमार्क एक ब्रांड नेम और इसका पहचान होता है जो प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग में बड़ी भूमिका निभाता है। ट्रेडमार्क का अधिकार दूसरे द्वारा समान नाम, सिंबल, आवाज, कलर आदि बनाकर कंफ्यूज करने से रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह किसी दूसरे को वैसा ही प्रोडक्ट बनाकर अलग नाम के साथ बेचने से रोकने का अधिकार नहीं देता है। भौगोलिक संकेतक। भौगोलिक संकेतक से अभिप्राय उत्पादों पर प्रयुक्त चिन्ह से है। इन उत्पादों की विशिष्टता भौगोलिक मूल स्थान से होता है और उस मूल स्थान से संबद्ध होने के कारण ही इसमें विशिष्ट गुणवत्ता पाई जाती है। विभिन्न कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों, हस्तशिल्प को भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया जाता है। तिरुपति के लड्डू, कश्मीरी केसर, कश्मीरी पश्मीना आदि भौगोलिक संकेत है। मुजफ्फरपुर की लीची भी एक भौगोलिक संकेत है। बौद्धिक संपदा अधिकार का इतिहास। मनुष्य बुद्धि से कई तरह के आविष्कार और रचनाओं को जन्म देता है। उन आविष्कारों और रचनाओं पर उस व्यक्ति का पूर्ण अधिकार होता है, लेकिन इस अधिकार की सुरक्षा हमेशा से चिंता का विषय रहा है। यहीं से बौद्धिक संपदा और बौद्धिक संपदा अधिकारों की चर्चा शुरू होती है। बौद्धिक संपदा अधिकार की अवधारणा नई नहीं है। बौद्धिक संपदा अधिकार का उल्लेख 15वीं शताब्दी से मिलना प्रारंभ होता है। 15वीं शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बाद से साहित्यिक रचनाओं की नकल करने का काम तेजी से शुरू हो गया। इस गैर कानूनी नकल को देखते हुए व्यक्तिगत रचनाओं को और आविष्कारों की सुरक्षा के लिए कानून की आवश्यकता को महसूस किया जाने लगा। यदि हम कोई मौलिक रचना या आविष्कार करते हैं
और उस रचना या आविष्कार का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गैर कानूनी तरीके से अपने लाभ के लिए उपयोग किया जाता है तो ये रचनाकार के अधिकारों का हनन है। 19वीं सदी के प्रारंभ में दुनिया भर में इस बात पर बहस तेज हो गई कि कैसे बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा की जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। इस संगठन के प्रयासों से बौद्धिक संपदा अधिकार के महत्व को प्रमुखता प्राप्त हुई। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन संयुक्त राष्ट्र के सबसे पुराने अभिकरणों में से एक है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का गठन वर्ष 1967 में रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और विश्व में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया गया। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के सदस्य बन सकते हैं, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। वर्तमान समय में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन में 193 सदस्य देश हैं। भारत वर्ष 1975 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का सदस्य बना। बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है? व्यक्तियों को उनके बौद्धिक सृजन के परिप्रेक्ष्य में प्रदान किए जाने वाले अधिकार ही बौद्धिक संपदा अधिकार कहलाते हैं। वस्तु ऐसा समझा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार का कोई साहित्यिक रचना, शोध, आविष्कार आदि जैसे बौद्धिक सृजन का कार्य किया जाता है तो सर्वप्रथम उस पर उसी व्यक्ति का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। चूंकि यह अधिकार बौद्धिक सृजन के लिए ही दिया जाता है, अतः इसे बौद्धिक संपदा अधिकार की संज्ञा दी जाती है। बौद्धिक संपदा से अभिप्राय नैतिक और वाणिज्यिक रूप से मूल्यवान बौद्धिक सृजन से है। बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान किए जाने का यह अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए कि आमुक बौद्धिक सृजन पर केवल और केवल उसके सृजनकर्ता का सदा सर्वदा के लिए अधिकार हो जाएगा। यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि बौद्धिक संपदा अधिकार एक निश्चित समय अवधि और एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र के मद्देनजर दिए जाते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार दिए जाने का मूल उद्देश्य मानवीय बौद्धिक सृजनशीलता को प्रोत्साहित करना है। बौद्धिक संपदा अधिकारों का क्षेत्र व्यापक होने के कारण यह आवश्यक समझा गया कि क्षेत्र विशेष के लिए उसके संगत अधिकारों और संबद्ध नियमों आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए। भारतीय बौद्धिक संपदा अधिकार की व्यवस्था में कुछ खामियां हैं, जिनकी वजह से भारत को कई प्रकार के आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। सामान्यतः बहुत से विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार में अपेक्षित प्रगति न हो पाने का मुख्य कारण भारत की बौद्धिक संपदा अधिकार नीति में व्याप्त खामियां हैं। ग्रामीण इलाकों में किसानों के पास पर्याप्त सूचना की कमी के चलते उन्हें ये पता ही नहीं चल पाता कि फसल की कौन सी किस्म पेटेंट के अंतर्गत आती है और कौन सी नहीं है। ऐसे में अक्सर किसानों और कॉर्पोरेट्स के बीच टकराव देखने को मिलता है। अभी हाल ही में गुजरात के किसानों ने पेप्सिको द्वारा उनके चिप्स में प्रयोग होने वाले आलू की किस्म का उत्पादन किया था। इसकी जानकारी मिलने के बाद पेप्सिको ने गुजरात के 11 किसानों पर मुकदमा दर्ज करा दिया, लेकिन विवाद को बढ़ते देख सरकार के हस्तक्षेप के बाद पेप्सिको ने मुकदमे को वापस ले लिया और चेतावनी दी कि भविष्य में इस किस्म के आलू का उत्पादन वो नहीं करेंगे। भारत में पेटेंट करवाना एक बहुत जटिल कार्य है। हमारे देश में पेटेंट कार्यालयों के पास शोध से जुड़ी सूचनाओं का घोर अभाव है। किसी शोध को पेटेंट मंजूर करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी होता है कि वह शोध पहले से मौजूद उसी तरह के शोध से बेहतर है या नहीं। इस लिहाज से निर्धारित समय में पेटेंट मंजूर करवाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016। 12 मई 2016 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति को मंजूरी प्रदान की। इस अधिकार नीति के जरिए भारत में बौद्धिक संपदा को संरक्षण और प्रोत्साहन प्रदान करना है। इस नीति के तहत 7 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। समाज के सभी वर्गों में बौद्धिक संपदा अधिकारों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लाभों के प्रति जागरूकता पैदा करना, बौद्धिक संपदा अधिकारों के सृजन को बढ़ावा देना, मजबूत और प्रभावशाली बौद्धिक संपदा अधिकार नियमों को अपनाना ताकि बौद्धिक संपदा के हकदार और लोकहित के बीच संतुलन को कायम किया जा सके, सेवा आधारित बौद्धिक संपदा अधिकार प्रशासन को आधुनिक और मजबूत बनाना, व्यवसायीकरण के जरिए बौद्धिक संपदा अधिकारों का मूल्य निर्धारण, बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन का मुकाबला करने के लिए प्रवर्तन और न्यायिक व्यवस्था को मजबूत बनाना, मानव संसाधनों संस्थानों की शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान क्षमताओं को मजबूत बनाना और बौद्धिक संपदा अधिकारों में कौशल निर्माण करना है।